इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफ़ा में इन्वेजन करने की तारीख फ़िक्स हो गई है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी तारीख है। ये जो रफ़ा का एक्शन इसराइल का होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इस समय, क्योंकि जो इसराइल का पार्टनर है यूएस, वो इसराइल से कह रहा है कि अभी आपको रफ़ा में ऑफेंसिव नहीं करना है और यहाँ से पहले आप ये जो सिविलियन है उनको निकालना है। इसराइल ने कहा है कि हम इन सिविलियनों को निकालेंगे और उसके लिए उसने ऑर्डर भी दे दिया है 50,000 टेंटों का। ये जो ऑफेंसिव रफ़ा में अगर होता है तो उसमें उसको करने के लिए इसराइल को पहले तो सिविलियनों को निकालना पड़ेगा, जिनकी संख्या लगभग 14 लाख है। 14 लाख लोगों को इसराइल कहाँ भेजेगा, एक ये सवाल है। क्या वो गाज़ा के दूसरे इलाकों में जाएंगे? अभी कुछ लोग थे जो कल रफ़ा से निकल के खान यूनिस पहुँच गए थे, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके जो घर है वो टूट गए। तो इसी तरह गाज़ा के दूसरे इलाके, वो भी स्थिति ऐसी है, वहाँ सब घर टूट चुके हैं। तो अब ये लोग कहाँ रहेंगे फिर? तो हो सकता है कि इसराइल इनको टेंटों में रखे कहीं दूसरी जगह में गाज़ा के। या एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि इसराइल इनको रफ़ा, जो इजिप्ट वाला इलाका है, वहाँ पर भेज सकता है, जो कि रफ़ा बॉर्डर में पड़ता है। तो इसराइल ये तैयारी उसने शुरू कर दी है। हालांकि इस समय पैरेलल निगोशिएशन भी कायरो में चल रही है, जिसके तहत कोशिश ये हो रही है कि सीज़फायर किया जा सके यहाँ पर, जिसमें इसराइल ने भी अपना डेलीगेशन भेजा हुआ है। लेकिन हमास की तरफ से आज ये स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा है कि इसराइल यहाँ पर सीज़फायर नहीं करना चाह रहा है, और वो जो अपना प्रपोजल दे रहा है इसराइल, वो उसको पालन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि आप हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ो, सब के सब हॉस्टेजेस छोड़ो, और कुछ ही हफ्तों के लिए, लगभग 6 हफ्तों के लिए यहाँ पर सीज़फायर करेंगे। तो हमास ने कहा है कि हम मात्र 6 हफ्तों के लिए इन हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ने वाले, हम चाहते हैं कि परमानेंट ये सीज़फायर हो गाज़ा में, तभी जाके हम इन हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे। तो कायरो में जो निगोशिएशन हो रही है वो भी इस समय फंस चुकी है, और जैसे कि इससे पहले कई निगोशिएशन इससे पहले भी फंस गई थी, चाहे वो कतर में थी या फिर कायरो में इससे पहले भी हुई थी। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जानबूझ के निगोशिएशन होने से रोक रहे, क्योंकि अब इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाह रहे। कुछ एनालिस्टों का कहना है कि नेतन्याहू को लगता है कि अगर ये लड़ाई बंद हो जाएगी, चाहे वो 6 हफ्तों के लिए क्यों ना हो, उसके अगर वो बंद हो गई तो उसके बाद उनका ऊपर प्रेशर आ जाएगा और उनके ऊपर सवाल उठने लग जाएंगे कि क्यों अटैक इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के दिन हुआ। क्या ऐसी कमी इसराइल की तरफ से हुई थी जो कि ये अक्टूबर 7 का अटैक सक्सेसफुल हो गया था? इसके अलावा नेतन्याहू के ऊपर इस समय कई केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन का केस उनके ऊपर चल रहा है। तो केस में वो भी मामला उनको निपटना पड़ेगा उस मामले से। तो उनको लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो उनके देश के नागरिकों का ध्यान भटक रहेगा और वो लड़ाई में उनका ध्यान रहेगा। तो इस कारण वो लड़ाई को कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं ताकि वो अपना पॉलिटिकल भविष्य बचा सके। इसराइल ने पहली बार सी बॉर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। उसने एक ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया जो कि रेड सी के इलाके से छोड़ा गया था। इसको हाउती द्वारा छोड़ा गया था, और हाउती पिछले 2-3 महीने से वो अपने अड्डों से इसराइल का जो साउथ कोस्ट वाला इलाका है इलियत, उसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इसराइल है उसने तैयारी कर रखी है, और जैसे ही इसराइल के एयर स्पेस में अगर कोई मिसाइल आती है तो इसराइल उसको तुरंत हवा में ख़त्म कर देता है। तो इसराइल ने एक यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने एक सी बॉर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। ये जो सी बॉर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे जो समुद्र में एक मिसाइल को इन्होंने तैनात किया रहता है, और जैसे कोई समुद्र के रास्ते से इसराइल की धरती में अगर कोई मिसाइल आती है तो ये जो डिफेंस सिस्टम है वो उस मिसाइल को शॉट डाउन कर देता है। तो आज के दिन पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। यूएन एजेंसी फॉर फ़लस्तीन रेफ्यूजी, इसने ये कहा है कि जो इसराइल है वो सप्लाईज़ जो भेज रहा है गाज़ा में, उसमें ख़ासतौर में जो फूड सप्लाईज है उसको चेकिंग ज़्यादा कर रहा है, और ज़्यादातर जो फूड जो भेजे जाने हैं उसको वो हटा दे रहा है चेकिंग करने के बाद। दूसरी जो सप्लाईज है उसमें तो इसराइल इतना गहराई से चेक नहीं कर रहा है, लेकिन वो फूड सप्लाईज को जानबूझ के रोक रहा है, ये यूएन का कहना है। और दूसरी सप्लाई के मुकाबले फूड की जो सप्लाई वो 3 गुना ज़्यादा चेक हो रही है। यूएन का कहना ये है कि ये इसराइल क्यों कर रहा है, क्योंकि फूड तो इसमें कोई चेकिंग करने का या फिर उनको कन्वाई से हटाने का कोई मतलब नहीं है। फूड तो खाने के लिए होता है, इसको चेकिंग अगर हो भी रही है तो
इन इन फूडों में से कुछ सामान को क्यों हटाया जा रहा है, और लगता है कि इजराइल ये जानबूझ के कर रहा है ताकि कहा जाए कि लोग जो इस समय भुखमरी से काफ़ी ग्रसित है उनको और परेशान किया जा सके। इजराइल ने 2-3 दिन से कह रहा है कि उसने सप्लाई बढ़ा दी है, लगभग एक दिन में 400 से ज़्यादा ट्रक निकल रहे हैं सप्लाई लेके। लेकिन यूएन का कहना ये है कि ये जो ज़्यादातर ट्रक निकल रहे हैं इनमें से आधी सप्लाई चेकिंग करने के बाद हटा दी जा रही है। तुर्की ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है लगभग 54 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इसराइल प्रोडक्ट में। ये जो 54 प्रोडक्ट है इसमें सीमेंट हो गए, स्टील हो गए और आयरन हो गए। तो ये जो ये सामान है ये अब तुर्की से इसराइल की तरफ नहीं जाएंगे। ये तुर्की ने सैंक्शन इसलिए लगाए क्योंकि इसराइल सीज़ फायर नहीं कर रहा है। रेजोल्यूशन यूएन में पास हो गया था जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर तुरंत सीज़ फायर होनी चाहिए गाज़ा के इलाके में। इसके बावजूद इसराइल सीज़ फायर नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो हमास के जो काफ़ी मेंबर तुर्की में रहते हैं, तुर्की हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। और तुर्की ने बार बार वो तुर्की के जो राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोगान उन्होंने बयान पिछले कुछ दिनों में जब उन्होंने दिए तो उसमें उन्होंने इसराइल की बहुत आलोचना की है। और उन्होंने इसराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनको उनके बारे में अपशब्द भी कहे। इसराइल ने भी उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा कि हम तुर्की की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर तुर्की ने सैंक्शन लगा दिया है तो अगर तुर्की को लगता है कि हमको नुकसान होगा तो हम भी तुर्की को नुकसान पहुंचाएंगे। इसराइल ने साथ में ये भी कहा है कि जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट था उसके हिसाब से कोई भी यूनिलैटरल फैसला नहीं लिया जा सकता था, लेकिन तुर्की ने इसके बावजूद यूनिलैटरल फैसला लेके हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जो कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसका ये खिलाफ है। तो तुर्की और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक संबंध है काफ़ी सालों से बने हुए हैं। और तुर्की मिडिल ईस्ट में पहले देशों में था जिसने इसराइल के साथ कॉन्टेक्ट बनाए थे। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से जो इसराइल ने गाज़ा के अंदर सिविलियनों की हत्या की है तो तुर्की की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि वो कुछ एक्शन ले इसराइल के ऊपर। लगभग कुछ दिन पहले तुर्की में लोकल इलेक्शन भी हुए थे जिसमें तुर्की के जो राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोगान की जो पार्टी है उसको हार का सामना करना पड़ गया था। तो हो सकता है कि उनकी जो पार्टी है अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उसने ये डिसीजन लिया है सैंक्शन लगाने का। और उसको उम्मीद है कि ये डिसीजन लेने के बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाएगी। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर स्टीफन सोजाना उन्होंने सजेस्ट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इसराइल के ऊपर सैंक्शन के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि अगर इसराइल सीज़फायर नहीं करता है जो कि रेजोल्यूशन में कहा गया है तो इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए ताकि इसराइल के ऊपर कुछ प्रेशर आए। मल्टीपल लेवल के इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है। इसराइल को भी लगना चाहिए कि अगर वो यहाँ पर यूएनएससी का रेजोल्यूशन या फिर